हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस स्टडी विजन चैनल की ओर से आपके लिए क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लेकर हाजिर हुई हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और इनसे रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं जो आपको पसंद आती हैं उसको शेयर करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट स्टडी। हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझने से पहले मैं आपको एक बहुत ही साधारण सी बात बताना चाहूँगी कि हमारे आसपास दो टाइप के चेंज होते हैं। एक फिज़िकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। तो फिज़िकल चेंज वो चेंज होते हैं जो कि कभी भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करते, जबकि केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनमें हमेशा ही न्यू प्रॉपर्टीज़ से न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। अब हम फिज़िकल चेंज के बारे में बात करें तो फिज़िकल चेंज कभी भी अगर एक बार फॉर्म होने के बाद दोबारा हम उनको रिवर्स पोजीशन में ला सकते हैं, उनकी पहले जो पोजीशन थी उसी पोजीशन में ला सकते हैं। एग्जाम्पल से लेकर समझा जाए तो पहला मेल्टिंग ऑफ आइस, लाइटनिंग ऑफ बल्ब, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, ये सारे ही एग्जाम्पल जो हैं फिज़िकल चेंज के हैं। कैसे? हम ये भी देखते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, जब हम आइस क्यूब्स को फ्रिज में से निकालते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पर रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद कुछ देर बाद क्या होता है, वो पानी में चेंज हो जाते हैं। बट उसी पानी को अगर हम फिर से फ्रिज में रखें तो क्या होगा, वो दोबारा से सॉलिडिफाइड हो जाएंगे, मीन्स दोबारा से फ्रिज में बर्फ़ बन जाएंगे। तो ये क्या है, इसमें आइस सॉलिड लिक्विड में चेंज हुई, पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो तो गई लेकिन पानी बन गई, लेकिन फिर से हमने उसको आइस बना दिया, इसमें कोई भी सब्सटेंस नया नहीं बना। तो इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं जिनमें कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते नए, वो हमारे होते हैं फिज़िकल चेंज, और जिनमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं वो होते हैं हमारे केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज के एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं हम। तो टर्निंग सोर, जब दूध सोर खट्टा हो जाता है तो दोबारा से हम उसको वैसा ही दूध नहीं प्राप्त कर सकते जैसे चाय बना सकें। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये अगर कोई लोहा है हमारे आसपास, अगर उसमें ऑक्सीजन और पानी की मात्रा मिलती रहे धीरे धीरे तो वो अपने आप उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। उसी जंग लगने को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं उसमें पानी और मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ ऑक्सीजन के। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक बार पक जाएं तो दोबारा से हम उनको कच्चे वाले ग्रेप्स नहीं ला सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, खाना एक बार पक जाए तो दोबारा से हम रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड अगर हमारे पेट में डाइजेस्ट हो चुका है तो हम फिर से उसको रॉ फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस, एक बार फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो क्या बन जाता है, खाना बन जाता है प्लांट्स का, लेकिन फिर से हम उसको दोबारा से कन्वर्ट वापस नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो चेंज होते हैं जिनमें कि वापस हम पहले वाली प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं कर सकते और उसमें न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म्ड हो जाती हैं, तो उन चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। आपको फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड बता देते हैं आपको फर्स्ट चैप्टर का जो पहली क्वेश्चन है हमारी, केमिकल चेंज। जब भी कोई नया सब्सटेंस चेंज हो जाता है और न्यू प्रॉपर्टीज़ बना लेता है तो वो केमिकल चेंज तो होता ही है। पर जब कोई केमिकल चेंज होता है, कोई भी केमिकल चेंज हो, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो रही है। तो हम डेफिनेशन से ले लेते हैं, केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कि जो प्रॉपर्टीज़ न्यू बनी है वो वापस से रिवर्स बैक ना हो। जैसे कि whenever chemical change occurs we say that a chemical reaction has take place। कभी भी कोई केमिकल चेंज होता है, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया केमिकल चेंज के बारे में, कोई भी केमिकल चेंज हो तो हम उसी को क्या बोल देते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस आप किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। मिल्क का कर्ड में चेंज होना केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है।
इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और भी नए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। ऊपर भी बताया है हमने आपको कि फूड एक बार डाइजेस्ट हो जाता है तो हम उसे रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो हमने खाया था उसको वापस टुकड़ा रोटी का नहीं बना सकते। ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर एक बार जंग लग जाए लोहे में तो वापस हम उस लोहे को अच्छा वाला लोहा नहीं बना सकते। तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। जहाँ भी केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जब केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल इक्वेशन भी होगी। तो केमिकल रिएक्शन, कोई किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, सिम्बॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके हम केमिकल रिएक्शन दिखा सकते हैं सिंबल से, उसके सिंबल की हेल्प से। फॉर एग्जांपल से MgO और MgO बना है, तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के तैयार हो रहा है। ये मैग्नीशियम कैसा है, सॉलिड स्टेट में, और ऑक्सीजन कैसा है, गैस स्टेट में है। और MgO जो हमारा बन के आएगा वो भी सॉलिड स्टेट में होगा। तो सिंबॉलिकली ये क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, नया प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड ने नई प्रॉपर्टीज़ धारण कर ली हैं, तो ये हमारी सिंपल सी केमिकल इक्वेशन तो होगी, क्योंकि इसमें हम सिंबल की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को शो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा केमिकल इक्वेशंस क्या है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए बाय सिंबल्स को यूज़ करके तो हम उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आपको दो टॉपिक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्या, एक केमिकल इक्वेशन और एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल चेंज अगर टेक प्लेस हो रहा है तो उसको दिखाने के लिए इक्वेशन लिखी जाएगी सिंबल्स की हेल्प से, वो केमिकल रिएक्शन होगी। और केमिकल इक्वेशन क्या होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो सिंबल्स की हेल्प से लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक्स को देखते हैं हम। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस जो आपको अच्छी लग रही हों, और इसी तरीके से अगर आपको वीडियोस चाहिए मेरी तो और आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। अब हम पढ़ लेते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ी, तो केमिकल इक्वेशन की टाइप्स क्या क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशन 2 तरीके की होती हैं, एक स्केलेटन इक्वेशन, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, एक बैलेंस इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन एक्चुअली में अनबैलेंस इक्वेशन ही होती है। स्केलेटन इक्वेशन की मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, स्केलेटन। तो स्केलेटन जो इक्वेशन होती है वो अनबैलेंस इक्वेशन होती है, और दूसरी हमारी बैलेंस इक्वेशन। आपको स्केलेटन इक्वेशन भी पूछा जा सकता है या अनबैलेंस इक्वेशन भी बोला जा सकता है। तो 2 तरीके की इक्वेशन, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस, और अनबैलेंस को ही हम स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। तो स्केलेटन इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो कि बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस नहीं है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे दो कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है तो उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट वो होते हैं जो इस के लेफ़्ट साइड में लिख जाते हैं, इस एरो के लेफ़्ट साइड में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। और इस एरो के जितनी भी राइट हैंड साइड में चीज़ें होती हैं वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स। तो यदि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी नंबर ऑफ़ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ एटम्स अगर बराबर नहीं हैं तो हम उसको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन या अनबैलेंस इक्वेशन।
दोबारा बता देती हूँ आपको नहीं समझ में आया हो तो। अनबैलेंस इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होते रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के। बाय इक्वेशन देखें हम, देखिए इक्वेशन विच इज़ नॉट बैलेंस और एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन रिएक्टेंट इक्वली अनइक्वल, अनइक्वल होगा यहाँ पर, अनइक्वल बराबर ना हो तो वो रिएक्शन कहलाई जाती है स्केलेटन इक्वेशन या हमारी बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन। अब हम बैलेंस इक्वेशन पर आ जाते हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या है। तो वो इक्वेशन जिसके एटम्स रिएक्टेंट्स के और उसके प्रोडक्ट के वो क्या हो, इक्वल हो। और अगर डेफिनेशन के द्वारा देखा जाए तो इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ा, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी, फिर केमिकल इक्वेशन पढ़ी, केमिकल चेंजेस पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन के टाइप कौन कौन से हैं। तो दो टाइप होते हैं, स्केलेटन इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं स्केलेटन इक्वेशन के। स्केलेटन इक्वेशन मैंने बताया आपको कि रिएक्टेंट्स के एटम्स और प्रोडक्ट के एटम्स बराबर ना हो तो हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई इक्वेशन स्केलेटन है या वो बैलेंस है। तो सबसे पहले जो हमारे रिएक्टेंट दिए गए हैं उनको देखते हैं, उनके एटम्स को देखते हैं और प्रोडक्ट के एटम्स को देखते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या होता है इसको करने का। तो सबसे पहला होता है एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड। दोनों ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमें वो देखना होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सोडियम Na सोडियम का सिंबल होता है ये Na1। इसके नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ़ एटम नीचे देखे जाते हैं जैसे Na, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 ही है। यहाँ पे भी, यहाँ होते हैं मॉलिक्यूल्स, यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पे भी 1 ही है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ 2 यहाँ पे भी लिख दूँ तो यहाँ 2 एटम्स तो है ही और 2 मॉलिक्यूल्स भी हैं, लेकिन ये पूरा मिला के कितने हो जाएंगे, 4 एटम्स अगर हम पूरा का पूरा देखें तो। इसीलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इस इक्वेशन में किस तरीके से ये अनबैलेंस्ड है, स्केलेटन इक्वेशन है। सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पे सोडियम का है 1 और यहाँ पे भी सोडियम का है 1। यहाँ पे है 1 एटम, यहाँ पे भी 1 ही एटम है RHS में। यहाँ पर वाटर का सिंबल होता है H2O और ये किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। अब ये जो H है यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 ही है। अब यहाँ पे O भी है। अब यहाँ पे टोटल अगर बात करें हम RHS में और LHS में तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Na तो 1 है ना, Na 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 3 है, एक तो 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। इसीलिए ये इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस इक्वेशन है या स्केलेटन इक्वेशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए जो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब और क्या चेक करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस बोला आपको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हाँ हमने एग्जामाइन किया। फिर नेक्स्ट देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं LHS में और RHS में 3 हाइड्रोजन एटम है। सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई H2O बाय 2। अब इसको बैलेंस कैसे बनाएंगे, बैलेंस बनाने के लिए इसमें लिखा हुआ है अगर हमें बैलेंस बनाना है तो क्या करना होगा, हमें क्या, वाटर को तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे हमें वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और NaOH को 2 से, अगर हम यहाँ पे इसको 2 से कर दें और यहाँ पे भी 2 से कर दें तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो Na देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, O हमारे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए, 2 2 4।
तो अब ये इक्वेशन कैसे, एकदम बैलेंस इक्वेशन है। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेके हाजिर होते हैं हम कि राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए मैंने आपको पहले ही कुछ आइडिया तो दे दिया है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखे जाते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। इन रिएक्टेंट के बीच में प्लस के साइंस भी इंक्लूडेड होते हैं। ऐसे ही इन प्रोडक्ट के बीच में दो या दो से अधिक प्रोडक्ट आए हैं तो उनके बीच में भी प्लस का साइन आता है। अब हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं इनको। तो सबसे पहला लिखने का तरीका है द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट एंड फॉर्मुलेटेड ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं प्लस साइन के अकॉर्डिंग, उनको इंक्लूड करके उनके बीच में। और नेक्स्ट क्या है हमारा, द सिम्बल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और उनके बीच में भी प्लस का साइन आता है। और उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा हम एरो का साइन इस तरीके से पुट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। ये सब आपको मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको हमने अलग से दिया। अगर इसकी PDF आपको चाहिए होगी तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराएंगे, हमें ज्वाइन करना आप पहले इसको अच्छे से देखें। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे मैग्नीशियम है, सल्फ्यूरिक एसिड है, मैग्नीशियम सल्फेट है और हाइड्रोजन है। जब हमने मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट किया तो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट कंपाउंड बना और साथ ही साथ में हाइड्रोजन भी बना, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई। तो ये जो रिएक्शन है हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एरो का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखे हुए रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में क्या लिखे हुए प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। अब लास्ट में एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे लिखे मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड, तो उनकी स्टेट लिखना भी ज़रूरी होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट कैसे हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है या एक्वस फॉर्म में है। तो उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में तो हमने S से लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस से है तो हमने AQ लिखा है। एक्वस होता है ना ही सॉलिड होना ना ही प्योर लिक्विड होना, इनके बीच में थोड़ा गाढ़ापन सा होता है ना, उसी को हम एक्वस बोल देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो निकल के आएगा वो भी एक्वस फॉर्म में होगा और हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होगी। तो फिजिकल स्टेट भी उनको हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और अगर कोई चीज़ हीट इवॉल्व होती है अगर, तो हम एरो साइन बनाते हैं, और अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम उसको प्लस के साइन में ही लिख के चलते हैं। और अगर कभी इस तरीके से डाउन में एरो बना हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि वहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट जमा हुआ है कोई रिएक्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। एक बार रीड करके बता देती हूँ आपको। द सिंबल ऊपर वाला एरो मे ऑल्सो बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट गैसेस प्रोडक्ट, जो बाहर निकल रहा है गैसेस प्रोडक्ट। और जो सिंबल नीचे वाला है उसको यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट वाटर। वाटर इनसॉल्यूबल जो होते हैं, जो पानी में घुल नहीं रहे, तो वो नीचे ही जमेंगे जाकर। हम अगर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप पानी लो, पानी में चॉक डाल दो, है ना, या सैंड डाल दो, तो देखना कुछ देर बाद उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो पानी में तो घुलते नहीं हैं, इसीलिए वो नीचे आ जाएंगे। तो उसको भी हम प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। और प्रेसिपिटेट की कोई भी जनरल इक्वेशन हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड है ये सॉल्ट, और सिल्वर नाइट्रेट, हमने इसको जब रिएक्ट किया आपस में तो क्या रिएक्शन निकल के आई है, क्या प्रोडक्ट निकल के आया, AgCl जो कि सिल्वर क्लोराइड है और सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या होती है, नीचे जम जाती है वहाँ पर, और इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रेसिपिटेट निकल के आया इसीलिए हमने इसको एरो नीचे की तरफ बनाया। समटाइम्स क्या होता है, जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट, उसको भी हमें इंडिकेट करना होता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को हम कहाँ शो करते हैं, हम उसको जो हमारे एरो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, हम उनके ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ कैटलिस्ट लिया है जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, और प्रेशर क्या लिया, 340 एटमॉस्फेयर हीट, और यहाँ पे प्रोडक्ट निकल के ये आया है।
और नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर नोन। जो भी रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे हम पोटेशियम परमैंगनेट देखें और इसमें ये अलग हो रहे हैं, पोटेशियम मैग्नेटाइट में, पोटेशियम डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल रिएक्शन को अपने ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में। और इस रिएक्शन को हम कैसे बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में क्या हुआ है, टूटा है। तो हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, एक्चुअली बस मैं आपको बता रही हूँ। आगे हम बहुत सारे रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। अब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या तरीका है। मैंने आपको थोड़ा बहुत तो हिंट दे दिया था कि नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट्स में और नंबर ऑफ़ एटम्स प्रोडक्ट में अगर बराबर हो जाए तो हम उस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन बैलेंस है ना। तो कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। We balance the chemical equation so that number of atoms of each element involved in the reaction remain same at the reactant and the product side. reactant और product side में same element के जितने भी element हैं उनके अगर number of atoms same हो जाए तो वो equation को balance करते हैं। और इसके तरीके क्या हैं, हम लोग को एक एक particular एटम इक्वल करना पड़ता है हर एक एलिमेंट का। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन Fe है, यहाँ पे H2 है, हमने आयरन में वाटर डाला है और इनकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पे क्या निकल के आया, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम Fe देख रहे हैं और यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे तो आयरन 2 है और यहाँ आयरन 1 है। तो ये बैलेंस तो है नहीं। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके एटम्स को इक्वल करने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1। इक्वल करने के लिए हम जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उनको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखेंगे, ना कि एटम के फॉर्म में। तो याद रखना आपको एक छोटी सी बात और है, हम इनको चेंज कभी नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ जो भी चेंजेस करेंगे, एडिशन करेंगे, हम मॉलिक्यूल्स में करते हैं, उनके एटम्स में नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है आयरन वाटर, इसमें जब हम मिलाया तो यहाँ पे हम लोगों को Fe2O3, तो हमने क्या किया, यहाँ पे Fe का 3 बना दिया और यहाँ वाटर में 4 ऐड कर दिया, मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के 4 कर दिए। तो अब यहाँ पे जब हमने देखा ऐसे करने के बाद बैलेंस किया तो हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, यहाँ से 4 2 ज़ा 8 और यहाँ कितने हैं 4, है ना। इस इक्वेशन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे Fe3O4 होगा और यहाँ पे H2 होगा। अब देखो एक परफेक्टली बैलेंस हो गई है। कैसे कि यहाँ पे आयरन 3 है और यहाँ पे भी आयरन 3 है। यहाँ हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8 है और यहाँ हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8 है, ये भी सही है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। तो आपको समझ में आ गए किस किस तरीके से हम एटम्स को इक्वल करते हैं और इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब हम आगे आपको पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो मेनली रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जब दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं और वो कंपाउंड जब मिलते हैं तो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरी होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट ब्रेक करता है इनटू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में दो या दो से अधिक, उस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, देखो मैं आपको और अच्छे से बताऊं नाम से कैसे पता चल रहा है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, तो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन के आए तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोज मतलब टूटना है ना। तो एक अगर सिंगल
हमारा रिएक्टेंट टूटे और दो से अधिक प्रोडक्ट बनाए तो वो रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से पता चला डिस्प्लेस कर दे, उसको अपनी जगह से हटा दे, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें अलग अलग एक साथ ही एक्सचेंज होते हैं आयंस के, ताकि नए कंपाउंड फॉर्म हो सके। जैसे यहाँ पर है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक जो एलिमेंट है वो दूसरे लो रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरीके से, पर यहाँ पे सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पे डबल एलिमेंट डिस्प्लेस करते हैं और आयंस का एक्सचेंज होता है ताकि वहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो सके। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ी जानकारी तो मिली होगी और बहुत डीपली हम अच्छे से पढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब अच्छे से पढ़ते हैं हम कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, तो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को कंबाइन करना ताकि एक सिंगल प्रोडक्ट बन सके। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कैल्शियम ऑक्साइड कोई क्विकलाइम है, अगर हमने उसमें पानी मिला दिया तो यहाँ स्लिकलाइम नहीं होगा, पानी मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट, ये दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो किस टाइप की होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ऐसे ही अगर हम आगे देख लें कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने हाइड्रोजन मिलाया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम मिलाए, ऑक्सीजन एटम मिलाया और यहाँ पे क्या मिल के आया है, वाटर H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला है हमें यहाँ। तो यहाँ पे भी क्या है, दो हमारे रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कार्बन है सॉलिड, ऑक्सीजन, ये मिल रहे हैं आपस में, दो हैं ये और क्या बना रहे हैं, एक सिंगल बना रहे हैं। यहाँ पे हीट और लाइट भी निकल रही है, तो इनसे तो हमें इतना मतलब नहीं है, मेन जो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ये तो हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं, इसीलिए ये भी कैसे है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप में आती है। अब नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन थी वो थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बाय नेम डिकम्पोज मीन्स टू स्प्लिट, मीन्स टूटना, एक रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करे, ब्रेक डाउन करे ताकि दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस बन सके। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी रिएक्शन का विद द हेल्प ऑफ हीट हो रहा है तो हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी रिएक्शन का इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो हम वहाँ पे कौन सा डिकम्पोजिशन बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। और अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी रिएक्शन का लाइट के वजह से, रोशनी के वजह से, तो हम उसको जो नामकरण करते हैं वो करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इन्हीं डिकम्पोजिशंस को हम डीपली पढ़ते हैं आगे। थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया, जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट हो किससे, हीट से, जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट हो, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और एग्जांपल देख लेने से फेरस सल्फेट है, ये ग्रीन कलर का है, अगर हमने इसमें हीट दी तो ये हमारा फेरस ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे तीन इसके प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, प्लस के साइन होंगे इनके बीच में, है ना। तो ये कैसे डिकम्पोजिशन है, ये डिकम्पोजिशन है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज हो रहा है। यहाँ पे देखें लेड नाइट्रेट वाइट कलर का है, इसको हीट किया हमने तो लेड ऑक्साइड बना रहा है ये, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। तो यहाँ पे किसकी वजह से ये डिकम्पोज हो रहे हैं, हीट की वजह से हो रहे हैं, इसीलिए इस टाइप के डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलेंगे, हीट
डिकम्पोजिशन या थर्मल डिकम्पोजिशन में जब भी हीट की बात आती है वहाँ पे थर्मल वर्ड यूज़ होता है। क्या वर्ड यूज़ होता है? थर्मल। तो यहाँ हीट ही यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे डिकम्पोजिशन के लिए? थर्मल डिकम्पोजिशन यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको बताया था दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी रिएक्शन का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो डिकम्पोजिशन कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। जैसे आपने वाटर लिया, लिक्विड फॉर्म में है ये, और अगर हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होने से क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एलिमेंट अलग अलग हो गए, प्रोडक्ट बनाया। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ही हो रहा है। एक सिंगल प्रोडक्ट जो है दो अलग अलग सिंगल रिएक्टेंट जो है दो अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है। पर किसकी हेल्प से हो रहा है? ये इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हो रहा है, इसीलिए कौन सी डिकम्पोजिशन हो जाएगी? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगी। नेक्स्ट ले लेते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो जो डिकम्पोजिशन किसके वजह से होता है? लाइट के वजह से होता है। मैंने आपको बताया ना, लाइट के वजह से होता है, तो हम उसको कौन सा डिकम्पोजिशन बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट। फॉर एग्जांपल देख लें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। इसका अगर हमने सनलाइट के हेल्प से डिकम्पोजिशन करवाया तो क्या निकल के आया है? Ag और Cl निकल के आया है। सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो गए हैं। और ये डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है? AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है सनलाइट की वजह से, इसीलिए हम इसका नाम क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ये। आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो किस तरीके से काम करता है। जैसे कि अभी ऊपर हमने बताया सिल्वर क्लोराइड का, ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम सनलाइट के कांटेक्ट में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमाइड अलग अलग हो जाता है इसमें, और अलग अलग होने पे डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसीलिए हम इस टाइप के डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हमने बहुत ऑलमोस्ट टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं इसके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? वो रिएक्शन है जिसमें कि हीट रिलीज होती है जब भी फॉर्मेशन होते हैं प्रोडक्ट के। जब भी फॉर्मेशन प्रोडक्ट के हो रहे हैं तो उनमें एनर्जी रिलीज हो, हीट रिलीज हो, बाहर निकले, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव द एग्जांपल्स ऑल्सो। इसीलिए मैं आपको जोर दे के बोल रही हूँ, इसको याद करना ना भूलें। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, इन दोनों को हमने क्या किया? मिलाया, और मिलाने पे क्या हुआ? एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आई, और जब ये गैस निकल के आई तो इसमें बहुत सारी हीट भी उसके साथ साथ निकल के आई और लाइट भी निकल के आई। तो इसमें हीट निकल के आ रही है, और जिन भी रिएक्शन में हीट निकल के आती है बाहर उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, मीथेन। मीथेन को ऑक्सीजन में मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकल के आ रही है, तो ये रिएक्शन भी कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से है? वो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ साथ हीट अगर एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे हम यहाँ पे रिएक्शन किए कैल्शियम कार्बोनेट के, क्या एक ही है इसमें रिएक्टेंट, लेकिन जब भी हम इसको हीट कर रहे हैं तो हीट इसमें लग रही है, यूज़ अप हो रही है, और जब हीट लग रही है तब ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट के प्रोडक्ट बनाया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें कि हीट को यूज़ करते हैं स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए उन एलिमेंट्स को या उनके अंदर के प्रोडक्ट को, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ऊपर भी बताया मैंने आपको कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे? अपनी प्लेस से डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसी रिएक्शन कहलाई जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लेते हैं बाय डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे आयरन, कॉपर सल्फेट, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन डाला, जैसे हमने आयरन डाला तो क्या हुआ यहाँ पर? ये
आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा उसकी प्लेस से। और यहाँ पे यही हुआ, प्रोडक्ट में क्या हो गया, कॉपर की जगह आयरन आ गया। आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, तो क्या बन गया, ये आयरन सल्फेट बन गया, साथ साथ कॉपर अलग हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें कि सिंगल ही एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है सॉल्यूशन में से किसी एलिमेंट को, तो वो कहलाई जाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देख लेते हैं हम द नेल एग्जाम्पल्स कुछ। द नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। पहला जो ब्लू कलर था, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है। जैसे हमने उसमें आयरन नेल डाला, मतलब आयरन Fe डाला, तो क्या हुआ, इसका जो कलर है वो फेड होना शुरू हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कॉपर, आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर लो रिएक्टिव होता है। हाँ, आपको रिएक्टिविटी सीरीज में मैं आपको बता दूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम हो गया, Na हो गया, ब्रोमीन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सी, इस तरीके से। तो ये जितने भी पहले लिखे हुए मोस्ट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं, और जैसे जैसे हम आते जाएंगे, इसको मैं ऐसा आपको लिख के दिखाती हूँ थोड़ा सा। जैसे पोटेशियम, सोडियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से। तो ये अगर आए हुए हैं तो ये हाईली रिएक्टिव है, और नीचे वाले जितने भी होंगे भी लेस रिएक्टिव होंगे। आप इनकी वीडियो देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की, क्या सीरीज़ है रिएक्टिविटी सीरीज़, तो लर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर और एग्जांपल ले लेते हैं, अदर एग्जांपल्स, कि यहाँ पे जिंक में अगर हमने कॉपर सल्फेट में जिंक डाला तो क्या हुआ, यहाँ पे जिंक ने कॉपर को अलग कर दिया, और यहाँ पे क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। ऐसे ही लेड को देखें, Pb को, तो कॉपर क्लोराइड में डाला तो क्या हुआ, यहाँ पे लेड क्लोराइड बन गया। लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव ने लो रिएक्टिव को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया। अब मैं आपको साधारण सी बात बताऊँ, जैसे मोटा इंसान है, तो मोटा इंसान क्या करता है, पतले इंसान को अपनी प्लेस से हटा दे, धक्का मारेगा 2 मिनट में गिर जाएगा। इसी टाइप से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी है, जो हाईली रिएक्टिव ज़्यादा ताकतवर है, पावरफुल है, वो लो रिएक्टिव वाले को जो पावरफुल नहीं है उसको धक्का मार के हटा देता है साइड से। अब हम आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें एक सिंगल एलिमेंट जो है डिस्प्लेस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डबल डबल एक साथ ही होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे NaSO4 BaCl2। यहाँ पे क्या है, अगर Na को देखें तो पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है, यहाँ आयंस Ba पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव जो है, सोडियम पॉजिटिव जो है, वो क्या करता है, Ba को अपनी प्लेस से हटा देगा, इस Ba को, और यहाँ पे Cl के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे NaCl बन गया। और यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे जो BaSO4 है वो किसके साथ आ गया, वो Ba के साथ आ गया, तो यहाँ पे BaSO4 हो गया। तो वो रिएक्शन, those reaction in which the two different atoms or groups of atoms are displaced by other atoms or group of atom, वो रिएक्शन जिसमें कि 2 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं या डिस्प्लेस हो जाते हैं किसी दूसरे एटम से या दूसरे एलिमेंट से जो हायर, जिसका आयन है या ज़्यादा उसकी एक्टिविटी सीरीज़ में, रिएक्टिविटी सीरीज़ में ज़्यादा पावरफुल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो को शेयर करना ना भूला करिए, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी प्रॉफिट होगा इससे। सोडियम सल्फेट, बैरियम, ये मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है। अब इसमें कुछ टॉपिक देख लेते हैं हम कि इससे होगा क्या, थोड़े बीच बीच में भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लाते जा रही हैं जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ए वाइट सब्सटेंस फॉर्म ड्यू टू द अबव रिएक्शन, यहाँ पे क्या है, वाइट सब्सटेंस फॉर्म होगा, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, और जो सब्सटेंस नीचे बन के ठोस हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे,
वो बोलेंगे प्रेसिपिटेट। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जिसमें कि एरो और प्रेसिपिटेट को हम एरो से शो करते हैं, नीचे की तरफ के नीचे जम गया है वो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आगे लो आपके लिए। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जो प्रोड्यूस करती है प्रेसिपिटेट, वो रिएक्शन कहलाई जाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऊपर भी आपको बताई थी मैंने, और इसको डीपली भी देख रहे हैं हम यहाँ पे। लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लेड आयोडाइड है ये क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होके आ रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अब आपको मैं नेक्स्ट चीज़ें बताती हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं और क्यों पढ़ा रही हूँ, पहले आपको बता देती हूँ उसके लिए कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें एक रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, और वो रेडॉक्स रिएक्शन तब तक नहीं आएगी जब तक हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से डीपली ना पढ़ रहे। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है उसको जानना पहले इंपॉर्टेंट है, तभी हम रेडॉक्स रिएक्शन को आगे पढ़ पाएंगे। इसीलिए पहले आपको ये बताने जाती हूँ मैं। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन में जब ऑक्सीजन का ऐड होता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है, और अगर हाइड्रोजन का ऐड होता है तो वहाँ पे रिडक्शन कहलाया जाता है। दूसरा, रिमूवल ऑफ H2, अगर इसी का अपोजिट हो जाए कि अगर बाहर निकल रहा है हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही होगा, और यहाँ पे भी उसका अपोजिट कि रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का तो यहाँ पे भी रिडक्शन होगा। मीन्स ये है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन मेन है, रिडक्शन में हाइड्रोजन मेन है। ऑक्सीडेशन अगर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो वो ऑक्सीडेशन, अगर बाहर निकल रहा है हाइड्रोजन तो भी वो ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में उल्टा हो जाएगा, ऐसे रिडक्शन ऑक्सीजन के केस में उल्टा हो जाएगा, अगर ये बाहर निकल रहा है तो वो रिडक्शन। ऐसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो वो कहलाया जाएगा ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल, ये अब आप इसको रहने दीजिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये मेन चीज़ें हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट आ जाना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ जाना। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे देखें हम Na+O2, यहाँ पे सोडियम में ऑक्सीजन मिला है तो क्या निकल के आया है, सोडियम ऑक्साइड निकल के आया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में समझ में आया। जहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो तो वहाँ पे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन तो ऐड हो लेकिन ऑक्सीजन रिमूव हो तो उसमें हम बोलेंगे कि उसमें रिडक्शन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन पर आते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन अब पढ़ते हैं हम। रिडॉक्स रिएक्शन कहती है, इसमें सब मिक्स अप हो गया है, मैं आपको बता देती हूँ। वो रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ टेक प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड है और इसमें हमने मिलाया हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अलग से तो है नहीं, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, अगर अलग एलिमेंट होते और कहीं कॉपर में ऑक्सीजन मिलता है तो हम फटाफट से बोलते ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, है ना। बट यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और रिडॉक्स रिएक्शन में ये देखेंगे कि इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। अगर दोनों ही चीज़ें हो रही होंगी तो वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगी ही। तो यहाँ पे मैंने आपको टर्म्स बताए थे, ऑक्सीजन ऐड हो तो भी हमारा क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो वो रिडक्शन होगा, और ऑक्सीजन अगर रिमूव हो तो वो रिडक्शन होगा,
और हाइड्रोजन रिमूव हो तो वो ऑक्सीडेशन होगा। तो उन्हीं चीज़ों को याद करके हम रिडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया, है ना, प्रोडक्ट में, तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के बाहर जा रहा है, सिर्फ कॉपर बन रहा है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसीलिए यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होगा वो रिएक्शन क्या कहलाई जाएगी, redox reaction कहलाई जाएगी। The reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is called redox reaction। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्ट लीजिए और आगे बढ़ते चलिए, ऐसे समझते रहिए मेरे से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, किसी भी मेटल सरफेस में हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद कुछ मोटा मोटी सी परत आ जाती है और वो बहुत टाइम अगर रखे तो टूटने फूटने लगता है अपने आप ही, तो वो कोरोजन ही होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, सरफेस ऑफ मेटल इज अटैक्ड बाय एयर, वाटर एंड अदर सब्सटेंस। इसे रहने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। कोरोजन में क्या होता है, कोई मेटल है, मेटल में अगर वाटर, मॉइस्चर, है ना, ये दोनों चीज़ें एक्ट कर रही हैं, साथ में एसिड भी ले लीजिए, इन तीनों के वजह से क्या होता है, कोई मेटल अगर धीरे 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 एक्ट कर रहा है मेटल पर, ये तीनों चीज़ें एक्ट कर रही हैं, तो ये मेटल कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के बाद ये क्या हो जाता है, टूटने लगता है। तो कमज़ोर होता है इन चीज़ों के वजह से, तो अटैक हो जाना एसिड, वाटर, मॉइस्ट के वजह से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। फिर से बताती हूँ, जो मेटल का सरफेस है वो एयर से, वाटर से, एसिड से, इन सब चीज़ों से अटैक होना शुरू हो जाता है। और जब अटैक होता है तो हम देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ले लो, हम देखते हैं कुछ टाइम बाद, 1-2 साल बाद उनके ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद सी परत चढ़ जाती है, वो ऑक्सीजन का ऐड हो गया उसमें और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई। लेकिन ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो वो अलग से, मतलब पानी वानी उसमें लगा, मॉइस्चर लगा, इसके वजह से उसमें एक परत चढ़ गई, है ना, तो ये क्या है, कोरोजन ही तो है ये। अब हम एक और चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि आयरन, लोहा। लोहे को हम देखते हैं कि आप कूलर ले लीजिए, कूलर भी तो लोहे का बना हुआ होता है, तो कूलर में पानी लगता है, धीरे धीरे पानी बारिश से कहीं से भी मॉइस्चर लगता है ना, और ऑक्सीजन भी, हवा भी लगी रही है उसको। तो जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं आयरन को, तो आपको पता है जंग लग जाती है ना, तो उस जंग को ही हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग क्या है, रस्टिंग भी एक कोरोजन ही है, पर कोरोजन सारे मेटल्स के लिए होता है और रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, आयरन के लिए होता है। अगर कोरोजन हो जाए किसका, आयरन का, तो हम उस प्योर चीज़ को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, कि रस्टिंग हो गई है आयरन की। और इसकी रिएक्शन भी आपको बता देती हूँ, जैसे आयरन Fe होता है इसका सिंबल, वाटर H2 होता है इसका सिंबल, और ऑक्सीजन का होता है O2। अगर इसके वाटर के एक्स मॉलिक्यूल, मीन्स हमें पता नहीं है कितनी मॉलिक्यूल लग सकते हैं, और ऑक्सीजन का 3/2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल Fe का लग जाए, तो यहाँ पे ये जितनी भी रिएक्शन बन के आएगी, तो ये बनेगी हमारी Fe2O3 और XH2O, ये आगे आएगा, इसका स्पेस नहीं है, इसीलिए आपको मैंने ऐसे बता दिया। तो ये जो है ये रस्टिंग है, क्या है ये, रस्टिंग। और इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज रस्ट, तो आप बोलोगे कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्ट, और इसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O, Fe2O3XH2O, भूले नहीं इसको। और ऑक्सीजन में 3/2, जब आयरन में 3/2 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, साथ साथ एक्स मॉलिक्यूल मिलते हैं वाटर के, तब जाके रस्टिंग होती है किसी भी आयरन में। तो अब ये रस्टिंग जो होती है या कोरोजन होती है, इसको प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं, प्रिवेंट करने का मतलब हम बचा के कैसे रख सकते हैं, तो हम
घर पे सभी लोग करते भी हैं, ग्रीस करते हैं, ऑयल करते हैं, पेंट करवाते हैं हर साल अपने कूलर वगैरह में। तो इसकी यही प्रिवेंशन है, पेंटिंग करते रहना, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ग्रीसिंग में GREASING हो गई है, गैल्वनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो पेंटिंग में क्या है, नॉर्मली कोई भी पेंट लिया जाए और उसके सरफेस पे लगा दिया जाए, ऐसे ऑयलिंग, ऑयल लगा लिया जाए, ग्रीस, ग्रीस आता है मार्केट वगैरह में, ग्रीस लगा दिया जाए। एग्जांपल के तौर में आपको बता देती हूँ, जैसे दरवाजे वगैरह होते हैं लोहे वगैरह के, कुछ टाइम में क्या या स्टील वगैरह के, उसमें आवाज़ें आने लग जाती किर पिर की। तो जब हम ग्रीस करते रहते हैं उसको रेगुलरली, तो अपने आप क्या हो जाता है, उसकी स्मूथनेस हो जाती है, उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, उसके वजह से क्या हो जाता है, उसकी कोरोशन भी कम हो जाता है। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की प्लेटिंग लगाई जाती है, कोई भी मेटल है, मेटल की ऊपर की सरफेस में जिंक की प्लेट लगा दी जाती है, जिंक की प्लेट लगा दी जाती है ताकि वो हवा से कांटेक्ट में ना आए, और हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वहाँ पे कोरोजन होने की संभावना भी नहीं होगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही काम किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक प्लेटिंग की जाती है जिसकी वजह से उसमें फर्दर कोरोजन ना हो। तो आपको आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम कंडीशन ऑफ रस्टिंग देख लेते हैं। मैंने बता चुका है ये भी पहले आपको, फिर भी बता देती हूँ कि क्या कंडीशन होती है। अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रस्टिंग। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑक्सीजन और एसिड। तो ये 3 चीज़ें हैं रस्टिंग होने के कारण होते हैं। अब मैं आपको लास्ट टॉपिक बताती हूँ कि रेंसिडिटी क्या है। रेंसिडिटी नॉर्मल लाइफ में देखिए, जैसे कि आप चिप्स वगैरह तलते हैं और तलने के बाद कुछ टाइम में देखते हैं उसका जो टेस्ट है और उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये जो ऑक्सीजन है जब ऑयल से, चिप्स वगैरह से उसकी सरफेस पे आती है तो उसके सरफेस को क्या कर देती है, वो टेस्ट में चेंज कर देती है इसमें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जब कोई फैट या ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं, किससे, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होंगे, ऑब्वियसली बात है। ऑक्सीडेशन क्या था, ऑक्सीजन का एडिशन। तो दे बिकम रेंसिड हो जाते हैं और उनकी जो स्मेल है और टेस्ट है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं, हम किस तरीके से अपने फैट्स और ऑयल्स को बचा सकते हैं। जो भी आर्टिकल्स होते हैं जो हम खाते हैं फैट्स और ऑयल से रिलेटेड, तो फर्दर उनमें रेंसिडिटी ना हो, स्मेल और टेस्ट उसका चेंज ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं ताकि उसमें हवा ना जाए। चिप्स और स्नैक्स को हम किससे फिल करते हैं, नाइट्रोजन। अब आप लोगों ने चिप्स वगैरह खाते होंगे आप मार्केट से ख़रीद के, दुकान शॉप वगैरह से ख़रीद के, तो उसमें देखा है फूली फूली होता है पैकेट। क्या होता है एक्चुअली, उसके अंदर नाइट्रोजन ऐड होती है। उसके अंदर जो नाइट्रोजन ऐड है वो क्या करती है, ऑक्सीजन में से बचाती है चिप्स और स्नैक्स को। ऑक्सीजन जब बचेगा कोई भी चीज़, तो अल्टीमेटली उसमें ऑक्सीडाइज तो होगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन तो होगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसका स्मेल और टेस्ट चेंज नहीं होगी। तो ये तरीके हैं आपके प्रिवेंशन करने के रेंसिडिटी से। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे टर्म्स एंड फैक्ट्स पढ़ाने का तरीका भी आपको बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ गाइज़, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पे जो नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।